तो गाइज आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट का टॉपिक है, और चाहे वो हाई स्कूल में हो और चाहे वो इंटर में हो, आपको ये कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे कुछ ना कुछ उठ के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा और साथ ही साथ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 101% समझ में आने वाला है। तो देखिए, हम आज बात करने वाले हैं जैव विकास की। जैव विकास क्या है, पहले बताएंगे जैव विकास, फिर उसके बारे में बताएंगे कि इन जैव विकास के सिद्धांतों को किसने किसने दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैव विकास की बात कर लें तो जहां आप जैव विकास को, आपको बात नाम से ही लग रहा होगा, जीव का विकास। जीव का विकास, जहां पर जीव का विकास होता है उसे ही कहते हैं जैव विकास। ठीक है, ये तो हो गई आपकी आम भाषा में, जैसे आपने बोला वैसे वैसे ही आपने मतलब नाम से ही बता दिया डिफिनीशंस को। अगर हम बात कर लें कि थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से डिफिनीशंस को बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसको कहेंगे कि निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास है वो कहलाता है जैव विकास। फिर से सुनिएगा, निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास है वो कहलाता है जैव विकास। अब देखिए, जैसे मानव था, मानव 4 पैरों पे चलने वाला एक जानवर था। ठीक है, एक क्या था, मानव जो था वो 4 पैरों पे चलने वाला था। आज क्या है, आज वो 2 पैरों पे चलता है और अपने जो आगे के पैर थे उनको किस में बदल लिया, हाथों में बदल लिया। ठीक है, ये क्या है, ये विकास ही तो है। ये क्या है, ये विकास ही तो हो रहा है। ठीक है, 4 पैरों से चलने वाला जो मनुष्य है उसने 2 पैरों पे चलना सीख लिया और साथ में उसके जो आगे के पैर थे वो हाथ में बदल गए, वस्तुओं को उठाने का काम करने लगे। ये क्या है, ये विकास है, जीव का विकास हुआ, यानी हमारा विकास हुआ। ठीक है, साथ ही साथ बात कर लें आने वाली जो जनरेशन अब आने वाली है, आप देखेंगे कई लोगों के, बड़े बूढ़ों के क्या होते हैं, सिर पे बाल नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो उनके आने वाली जो जनरेशन होती है वो पहले से ही इंडिकेट करने लगती है, पहले से ही बताने लगती है कि ये जनरेशन आने वाली है, यानी उसके सिर पर बाल नहीं होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी ये जो छुंगली है ये भी गायब हो जाएगी धीमे से, क्योंकि इसका जिस अंग का उपयोग हम ज्यादा करते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसमें लैमार्कवाद में आपको मैं इसके द्वारा बताने वाला हूं। देखिए, जिस अंग का उपयोग आप ज्यादा करते हैं वो ज्यादा सक्रिय रहता है, जिस अंग का उपयोग आप कम करते हैं वो कम सक्रिय रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सीधे हाथ से लिखेंगे तो देखिए कितनी फास्ट लिख लेते हैं। अभी कहूं मैं जरा उल्टे हाथ से लिख के दिखाइए, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो उल्टे हाथ से नहीं लिख पाएंगे। तो जिस अंग का उपयोग आप अधिक कर रहे हैं वो ज्यादा सक्रिय रहता है। ठीक है, तो चलिए अपने अब टॉपिक में थोड़ा सा आ जाते हैं। तो मैंने बेसिक चीजें बता दी, अब थोड़ा विस्तार से देखिए, जो जैविक विकास क्या था, जो निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का विकास हुआ उसे कह दिया जैव विकास। इस जैव विकास की जो परिकल्पना है लैमार्क ने दी, डार्विन ने दी और ह्यूगो डिवरीज ने दी। ठीक है, इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम लैमार्कवाद की आज बात करने वाले हैं। हम लैमार्कवाद को आपको बताएंगे कि लैमार्कवाद क्या था। ये लैमार्कवाद यानी इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। इनका पूरा नाम क्या था, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। नाम याद रखिएगा, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है पेपर में। तो इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। उसमें इन्होंने लैमार्कवाद को पूरी तरीके से समझाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब लैमार्कवाद के जो पॉइंट है उन पॉइंट के माध्यम से क्या समझाया, देखिए पहला पॉइंट आ गया आपके सामने। उन्होंने निम्न, देखिए क्या लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है कि यह सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य क्या है, पहला तथ्य देखिए यहाँ पे क्या है, पहला तथ्य है आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। देखिए, प्रत्येक जीव में क्या होता है, बढ़ने की एक प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक जीव में क्या होता है, एक बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप कितने छोटे हुए थे, आज देखिए कितने बड़े हो गए हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक जीव के आकार में क्या होता है, वृद्धि की एक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। यानी प्रत्येक जीव छोटे से लगाकर क्या होता है, देखिए कितने बड़े हम लोग हो जाते हैं। कोई चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई चीज सजीव चीज है, वो क्या होती है, उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वातावरण का सीधा प्रभाव। देखिए, वातावरण के अनुसार जीव ढलते हैं, वातावरण आपके अनुसार नहीं ढलता है। यानी कोई भी जीव होता है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है। देखिए, वातावरण के अनुसार अगर नहीं डालेंगे, देखिए अभी जाड़ा है तो आपने जाड़े के हिसाब से स्वेटर वेटर पहन लिया, ठीक है, जैकेट पहन लिया। अभी गर्मी आएगी तो अपने गर्मी के हिसाब से रहने लगेंगे, बरसात के हिसाब से रहने लगते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे आपके यहाँ आस पड़ोस में, आप नहीं ध्यान देते हैं मगर आस पड़ोस में देखते होंगे एक ही जो डॉग होता है उसकी फीमेल्स के कम से कम 8 से 10 बच्चे होते हैं। ठीक है, क्या सभी जीवित रहते हैं?
क्या सभी जीवित रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि जो वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है वही जीवित रहता है, वरना शेष क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कहीं ना कोई कारण से खत्म हो जाते हैं। कारण क्या होते हैं, या तो एक्सीडेंट हो जाता है, या भूख से खत्म हो जाते हैं, या कोई ना कोई शिकार हो जाता है, या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण जो है, जो आपको वातावरण के अनुसार ढलना होगा, वातावरण आपके अनुसार नहीं ढलता है। तो ध्यान रखिएगा, वातावरण का सीधा प्रभाव लैमार्क ने दूसरा पॉइंट बताया। अब तीसरा पॉइंट क्या बताया, देखिए तीसरा पॉइंट ये है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अंगों का उपयोग अनुपयोग। अभी देखिए मैं कुछ देर पहले आपसे बता रहा था, क्या बता रहा था कि जिस अंग का उपयोग आप ज्यादा करते हैं वो ज्यादा सक्रिय है, जिस अंग का उपयोग आप कम करते हैं वो कम सक्रिय है। जैसे आपको ही पता होना चाहिए, मनुष्य में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे पहले मनुष्य के पूंछ पाई जाती थी। आप सोचिए, आप उस समय पूंछ में होंगे तो कैसे लगते होंगे सभी लोग। देखिए घर में मतलब जितने भी दोस्त यार हैं सभी पूंछ वाले हैं, चल रहे हैं पूंछ लिए हुए, तो कितना कितना इमेजिन लगता है, कितना आपको हंसी आएगी, है ना। तो जैसे अब सोच लीजिए, पहले क्या हुआ करती कि हमारी आंख के किनारे एक गुलाबी रंग की देखते होंगे निमेशक पटल हुआ करती थी। ये निमेशक जो पटल होती थी ये एक झिल्ली की तरह काम करती थी हमारे पूर्वजों में, ठीक है। अब वो झिल्ली क्या करती थी, बाहरी धूल आदि से हमारा बचाती थी, मगर हमारे पूर्वजों ने सोचा कि इसका कोई यूज है नहीं, तो हमने उस चीज़ का यूज करना क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। हमने उस चीज़ का यूज करना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, धीमे धीमे विलुप्त हो गई और अवशेषी अंग के रूप में देखिए आपके आँख के किनारे हुई पड़ी है। एक होती है पेट में उंडुक पुच्छ, वो उंडुक पुच्छ का कोई काम नहीं है, बस क्या है, अगर वो बाई चांस वो सेल्स अगर बढ़ गई तो पेट को चीर के यानी कटवा के उसको बाहरी निकालना इसका एक इलाज है। यानी काम भी कोई नहीं है और नुकसान भी पेट को कर दिया। यानी जो उंडुक पुच्छ है वो सेलुलोज का पाचन करती है, यानी कहने का मतलब है जितने शाकाहारी जीव होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन होता है। हम तो शाकाहारी रहे नहीं, तो हमारे में सेलुलोज जैसे पदार्थों का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो उंडुक पुच्छ में क्या है, अगर वो सेल्स बढ़ जाती है आपकी पेट में आंत के पास, तो वो क्या होती है, उसको पेट को चिरवाइए और उसको बाहर निकलवाइए। तो ये भी एक घाटा है। कोई कोई अंग हैं फालतू में पड़े हैं, मगर अगर बढ़ गए तो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। ये बड़ा एक चकल्लस है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, अब देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब, कहने का मतलब इनका क्या है, यानी जिस अंग का उपयोग आप अधिक कर रहे हैं, जिस अंग का उपयोग आप कम कर रहे हैं, वातावरण का सीधा प्रभाव, बड़े होने की प्रवृत्ति, ये सभी जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ऐसा किसने बताया, लैमार्क ने बताया, परंतु ऐसा नहीं सही था। आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है, केवल अनुवांशिक लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, बाहरी लक्षण नहीं जाते हैं। परंतु लैमार्क उस समय क्या थे भाई, पहली चीज तो जैव विकास के बारे में बताने वाले ही बड़ी बात हो गई, ठीक है। लैमार्क एक बड़े साइंटिस्ट थे तो उनकी बात मानना एक लाजिक था। परंतु अगर हम लोग कहते हैं अरे नहीं यार ऐसा होता है ऐसा होता है, अगर बड़े मतलब जिस अंग का उपयोग आप अधिक करेंगे वो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, तो हम लोग को कहा अरे चूतिया है भाई, क्योंकि हम लोग का इतनी बात का भी मतलब इतना वहाँ बात पूरी रख नहीं सकते हम लोग, है ना। मगर लैमार्क एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बात को वैल्यू दी गई, ठीक है। अब जब वैल्यू दी गई तो देखिए इन्होंने कहा कि जिस अंग का उपयोग आप अधिक करते हैं या कम करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण चले जाते हैं, मतलब अंगों का उपयोग, कम उपयोग, वातावरण का सीधा प्रभाव, बड़े होने की प्रवृत्ति, ये सब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिससे उनकी संतानों में ये लक्षण आपको दिख जाते हैं, नई जातियों में दिख जाते हैं। अब इन्होंने कुछ क्या किया, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि हम आपको एक जिराफ के माध्यम से समझाते हैं। पूरी कहानी क्या बताई इन्होंने, पूरी कहानी जिराफ के उदाहरण के द्वारा, देखिए जिराफ है, ये जिराफ के उदाहरण के द्वारा बताई। हम पूरी कहानी हमारी सुन लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। जैसा मैंने मुंह से बोला है वैसे ही कभी भी आप नोट कर लीजिए, वैसा ही नोट कर दीजिए, इसमें कुछ किताबी आपको नहीं लिखने की जरूरत है। देखिए लैमार्क ने बताया, लैमार्क ने क्या बताया, लैमार्क ने यह बताया कि जो पहले जिराफ हुआ करते थे वो अफ्रीका के रेगिस्तान में रहते थे, अफ्रीका के रेगिस्तान में रहते थे। अब अफ्रीका का रेगिस्तान उस समय बहुत ही हरा भरा मैदान हुआ करता था, जैसे अपने यहाँ देखते हो चारों ओर हरा ही हरा रहता है, वैसे अफ्रीका का रेगिस्तान भी क्या होता था, हरा भरा मैदान, बिल्कुल, ठीक है। जिराफ जो होते थे वो हिरन की तरह होते थे, इतनी लंबी गर्दन वाले जिराफ उस समय नहीं हुआ करते थे लैमार्क के अनुसार। तो जो जिराफ थे अब हरे भरे मैदान थे तो आराम से अपना घास चल लेते थे, अपना खा पी लेते थे, अपना गुजारा कर रहे थे। मगर अचानक एक परिवर्तन हो गया। जैसे क्या होता है कि अचानक मौसम अच्छा है, बरसात हो जाए अचानक, तो कहोगे अरे ये तो अचानक हो गया।
अभी अचानक भूकंप आ जाए, अरे ये क्या होगा भैया, ये तो अचानक भूकंप आ गया, अरे यार हम जान नहीं पाए, अचानक ये क्रिया हो गई यार, हम क्या बताएं तुमको, हम जान ही नहीं पाए। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप लोग? तो सेम ऐसे ही वहाँ क्या हुआ, अचानक उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन को ही हम अचानक शब्द के लिए कहते हैं, ठीक है। वहाँ अचानक परिवर्तन हो गया जिससे हरे भरे घास के मैदान वहाँ रेत के रेगिस्तान में बदल गए। अब जो घास के मैदान थे वो सब रेगिस्तान में बदल गए। अब केवल क्या बची, ऊंचे पेड़ों की पत्तियां बची। अब जो जिराफ थे छोटी गर्दन वाले, उन्होंने जैसे तैसे तो नीचे के पेड़ों की पत्तियों को खाया। अब भाई किसी चीज़ की देखिए कमी तो होने ही लगती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊंचे की पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफों ने, आप देखेंगे कि वो अपनी गर्दन को और अपनी अगली मतलब टांग को उचकाया, धीमे जैसे उचकाया तो आप देखोगे उनकी अगली गर्दन सॉरी अगली टांग और गर्दन जो है वो क्या हुई, सॉरी लंबी हो गई, ठीक है। जो कि वर्तमान में आपको कैसे जिराफ देखने को मिलते हैं, लंबी गर्दन वाले। अब उनकी अगली टांग कैसी होती है, वो लंबी होती है। अब अगर सांपों के एक उदाहरण और दिया उन्होंने, सांप की बात करी। देखिए सांपों के पहले जिराफ लैमार्क ने बताया कि पैर हुआ करते थे, जब भी वो दौड़ते थे तो अचानक वो झाड़ियों में फंस जाते थे, और जैसे ही फंस जाते थे वो या तो किसी ना किसी जीव के शिकार हो जाते थे, या तो किसी ना किसी जीव के शिकार होगा, या तो झाड़ियों में फंस गया तो या तो मार दिए जाते थे। तो जिराफ सांपों ने बड़ा भाई सोचा बड़ी दिक्कत है यार ये तो है, जाओ अब दौड़ो झाड़ियों में फंस जाओ, मार खा जाओ, मर जाओ। तो उन्होंने क्या किया, रेंगना प्रारंभ कर दिया। अब धीमे धीमे उन्होंने जब रेंगने की प्रैक्टिस करी, भाई हम भी अगर रेंगना प्रारंभ करें, हाथ पांव का नहीं यूज करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी रेंग लेंगे, ठीक है। इसी तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेंगना प्रारंभ किया, जो कि वर्तमान में आपको कैसे सांप देखने को मिलते हैं, रेंगने वाले सांप देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए ये सब बात तो लैमार्क ने पूरी तरह अच्छी तरीके से बता दी। अब कुछ साइंटिस्ट होते हैं खुरपेची, खुरपेची उनकी, अब देखिए आप अपनी बात तभी रख पाओगे जब सामने वाले की बात को आप झूठा साबित करोगे, यही तो है। आप अपनी बात रखना चाहते हो तो पहले तो सामने वाले की बात को पहले डिस्ट्रॉय करो, उसकी झूठा साबित करो, फिर अपनी बात रखो। तो क्या किया इस, अब क्या हुआ, लैमार्क की आलोचना शुरू हो गई। लैमार्क की क्या हुई, आलोचना। बताया कि क्या बताया आलोचना में, तो सबने बताया कि लैमार्क की आलोचना में ये बताया कि ठीक अच्छा हम आपकी बात मान लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम था बीजमान, क्या था, बीजमान, एक साइंटिस्ट हैं जो बीजमान साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कम से कम यहाँ देखिए 80 पीढ़ी लिख रखा है, ठीक है, 80 22 कहीं कहीं आपको 22 पीढ़ी तक, तो 80 पीढ़ियों तक क्या किया, पूंछ काटते रहे। जहाँ चूहा पैदा हो उसकी पूंछ काट दें, जहाँ चूहा पैदा हो उसकी पूंछ काट दें। तो उन्होंने देखा कि जो 81वीं पीढ़ी का जो चूहा पैदा हुआ वो भी पूंछ वाला पैदा हुआ। तो लैमार्क की बात को यहाँ झूठा साबित कर दिया गया। फिर कहा कि जरूरी नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवान ही पैदा हो, भाई ये भी जरूरी नहीं लोहार का बेटा लोहार ही पैदा हो, यानी मैं टीचर हूँ तो मेरा बेटा क्या टीचर पैदा होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है ना, ये सब बाहरी लक्षण है, ठीक है। कोई ये ऐसा नहीं है कि अगर ये मेरा बेटा अगर टीचर है हम तो टीचर बिल्कुल माइंडेड पैदा हुआ, कहना अच्छा आज ही चलो बेटा केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं, बायो शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे भी बाप बन जाएंगे वो, है ना। तो वो क्या हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर लैमार्क की क्या हुई, आलोचना हो गई। इसके बाद कुछ लोग देखिए कुछ आते हैं साइंटिस्ट जो उनके पक्ष में होते हैं, कहीं नहीं नहीं लैमार्क जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ पर लैमार्क नौ लैमार्कवाद लाया गया। नौ लैमार्कवाद में ये बताया गया कि जो लक्षण होते हैं वो बाहरी लक्षण नहीं जाते हैं, केवल अनुवांशिक तो यूज ही नहीं किया इन लोगों ने। अनुवांशिक शब्द तो गेगर जॉन मेंडल ने यूज किया, जो जिनको अनुवांशिकी का पिता कहा गया, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर में जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, केवल अंदरूनी लक्षण ही जाते हैं, बाहरी लक्षण हमारे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये नौ लैमार्कवाद के द्वारा बताया गया। मुलर और अन्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर जुलकर ये नौ लैमार्कवाद प्रस्तुत किया था। तो ये रहा आपका लैमार्कवाद। अब लैमार्कवाद को आप आसानी से जैसे मैंने समझाया ऐसे ही पूरा आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फेसबुक व्हाट्सएप अन्य दोस्तों के माध्यम से शेयर कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी फायदा इसका उठाएं। लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे चैनल का, हमारे जो केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस का परिवार है वो बहुत तेजी से बढ़े। तो थोड़ा आपसे निवेदन है कि इसको वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया है तो यस लिख के भेजिए, नहीं समझ में आया है तो नो लिख के भेजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। मेरे अन्य वीडियो को भी देखने के लिए ऊपर आई बटन पर जाइए, या मेरे जैसे कोई भी टॉपिक आपको ढूंढना है, तो जैसे आपको लैमार्कवाद ढूंढना तो लैमार्क डालिए और मेरा चैनल का नाम बोल दीजिए केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस, पूरा मेरा ही टॉपिक खुल के आएगा फ्रंट पे।
जैसे आपको ढूंढना है, अभी मैंने एक टॉपिक डाला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी द्वारा नस्टन समीकरण, तो इतना आप बोलोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए नस्टन समीकरण, और फिर वहाँ आगे बोलोगे केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे ही आप बोलोगे आपके सामने वीडियो खुल के आ जाएगा, या केएसएन केमिस्ट्री में जाकर वीडियोज़ में जाया करिए, वहाँ पर बहुत सारे मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आसानी से चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो आप अपने नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे और बढ़िया सा अपना तैयार कीजिए, और ताकि 85 प्लस के ऊपर ही नंबर आपके आए। अब हम लोग बायो भी शुरू कर रहे हैं, तो बायो के साथ हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, आपको बायो का भी अच्छा ज्ञान होगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको बायो में समझ लीजिए 80 प्लस 80 90 प्लस के एबव आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।